आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सेट 5वां देने जा रहे हैं। इसमें सामान्य ज्ञान, करे ये सामान्य ज्ञान, हिंदी और कुछ करंट अफेयर्स भी रहेंगे। प्रैक्टिस को कराने जा रहे हैं। इसका नियमित आप अभ्यास करिए और समय का भी ध्यान रख करके, ताकि इसमें से समय बचा करके फिर आप मैथ में दे सकें। उसके लिए अभ्यास के लिए आप तैयार हो जाइए। शुरू हो रहा है हमारा पहला क्वेश्चन कि कोयला किससे बनता है? कच्चे तेल से बनता है, प्राणी उत्सर्ग के निक्षेप से बनता है, कोक से बनता है, अथवा संपीड़ित और कठोरकृत जीव भार से बनता है। तो आप जानते हैं कि लंबे समय तक ये जब पेड़ पौधे और जीव जंतु जब लंबे समय तक पृथ्वी में दबे रह जाते हैं तो आंतरिक ताप और दाब के कारण धीरे धीरे वे कोयला में परिवर्तित हो जाते हैं। तो विकल्प संख्या आपका सी सही होता है, डी होता है, संपीड़ित और कठोरकृत जीव भार के द्वारा। तो इस प्रकार से इसका विकल्प आपके सामने सही होता है डी, अर्थात कोयला संपीड़ित और कठोरकृत जीव भार से बनता है। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? 4 विकल्प है आपके पास, डॉक्टर वर्गीज कुरियंस, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर अमिताभ पटेल, अथवा इनमें से कोई नहीं। तो विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं, इसलिए विकल्प संख्या बी सही होता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि सबसे लवणीय सागर कौन सा है? अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, अथवा मृत सागर। तो सबसे लवणीय सागर मृत सागर को कहा जाता है। यहां तक कि मछलियां भी नहीं जी पाती हैं, इसलिए विकल्प संख्या डी आपका सही होता है। चौथा कह रहा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? भजन लाल हैं, अखिलेश यादव हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, अथवा सुश्री मायावती जी हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए विकल्प संख्या सी सही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर कि एकीकृत बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई थी? विकल्प है 2008-9 में, 2007-8 में, 2009-10 में, अथवा 2010 और 11 में। तो एकीकृत बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत 2009-10 में हुई थी, इसलिए विकल्प संख्या सी सही होता है। अगला क्वेश्चन है छठा कि राज्य का पहला फार्मा पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? झांसी में, आगरा में, ललितपुर में, अथवा गोरखपुर में। तो ख का उत्तर सही होता है ललितपुर, अतः विकल्प संख्या बी सही हो जाएगा। सातवां दिया है कि सूखने वाले तेलों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा काफी अधिक होती है? वसा की, प्रोटीन की, संतृप्त वसा की, अथवा असंतृप्त वसा की, वसा अम्ल की। तो सूखने वाले तेलों में प्रोटीन्स की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए विकल्प संख्या बी सही होता है। 8वां क्वेश्चन दिया है कि मूल या कोर उद्योग होते हैं बुनियादी उद्योग, उपभोक्ता माल उद्योग, पूंजीगत माल उद्योग, अथवा सरकारी उद्योग। तो मूल उद्योग बुनियादी उद्योगों को ही कहा जाता है, इसलिए विकल्प संख्या ए आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि आय तथा
उपभोग व्यय के बीच कार्यात्मक संबंध को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है? उपभोक्ता अधिशेष से, कि मांग का नियम से, अथवा आपूर्ति के नियम से, या किन्स का उपयोग का मनोवैज्ञानिक नियम के अनुसार। तो आय और उपभोग व्यय के बीच कार्यात्मक संबंध किन्स का उपयोग का मनोवैज्ञानिक नियम का प्रयोग करके, अर्थात किन्स के मनोवैज्ञानिक नियम से इसको हम कार्यात्मक संबंध स्थापित कर सकते हैं। अतः विकल्प संख्या डी सही है। 10वां दिया है कि पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती है, अनैच्छिक बेरोजगारी होती है, कोई स्वैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती है, या स्वैच्छिक बेरोजगारी होती है। तो ये अर्थशास्त्र के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति है जिसमें स्वैच्छिक बेरोजगारी होती है, अर्थात देखने में तो पूरा रोजगार दिखाई देता है, लेकिन इच्छानुसार व्यक्ति काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो विकल्प संख्या डी इसका सही होता है। 11वां क्वेश्चन दे रहा है कि यदि सेंट्रल बैंक मुद्रा आपूर्ति को प्रोत्साहित करना चाहता है और उधार मुद्रा की लागत को कम करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? 4 विकल्प दिए हैं। नकदी रिजर्व अनुपात को कम करना चाहिए, पट्टे की दरें बढ़ानी चाहिए, सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करनी चाहिए, अथवा उपयुक्त में से सारा काम करना चाहिए। तो यदि सेंट्रल बैंक मुद्रा आपूर्ति को प्रोत्साहित करना चाहता है तो उधार मुद्रा लागत को नकदी रिजर्व अनुपात को कम करना चाहिए, इसलिए विकल्प संख्या ए आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। और हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा वृत्त है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, या उत्तरीय ध्रुवीय वृत्त। तो आप जानते हैं कि पूरी पृथ्वी को अगर ऐसे भागों में बांट दें तो बिल्कुल ये बीच से जो वृत्त जाता है या जो रेखा जाती है काल्पनिक रेखा, वह भूमध्य रेखा होती है। तो इस तरह से जो विषुवत रेखा होता है या भूमध्य रेखा जो होती है वह सबसे बड़ी वृत्त रेखा होती है। तो हम बताएंगे कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इसका सबसे उचित विकल्प हो जाएगा। बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सा सबसे बड़ा वृत्त है, तो भूमध्य रेखीय अथवा विषुवत रेखीय वृत्त जो है वह सबसे बड़ा होता है। 13वां क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी में सबसे अधिक सामान्य लवण क्या होता है? तो आप जानते हैं कि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, पोटेशियम क्लोराइड भी होता है, मैग्नीशियम सल्फेट भी होता है और सोडियम क्लोराइड भी होता है। होते तो सभी हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है वह सबसे अधिक होता है। तो ये वाला विकल्प हमारा सबसे सटीक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नगर विकास व ऊर्जा मंत्री कौन हैं? पहला दिया है जोगेंद्र उपाध्याय, दूसरा है सुरेश खन्ना, तीसरा है AK शर्मा और चौथा है केशव प्रसाद मौर्य। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नगर विकास व ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी हैं, इसलिए विकल्प संख्या सी सही होता है। 15वां क्वेश्चन है कि दूरदर्शन के ध्वनि संकेत होते हैं आयाम माडुलित, आवृत्ति माडुलित, अमाडुलित अथवा वेग माडुलित। तो दूरदर्शन के ध्वनि संकेत आवृत्ति माडुलित होते हैं, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही होता है। 16वां क्वेश्चन है कि दर्शन के पीछे के पृष्ठ पर निम्नलिखित में से किसकी पतली परत होती है? दर्पण जो होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं उसके पीछे किस चीज की लेप लगाई गई होती है? 4 विकल्प हैं आपके पास। एक है पारद, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है रेड ऑक्साइड्स और चौथा दिया है सिल्वर नाइट्रेट। तो आप जानते हैं कि दर्पण के पीछे पृष्ठ पर अत्यंत चमकीला सिल्वर नाइट्रेट का लेप लगा होता है, इसलिए विकल्प संख्या डी सही होता है।
अगला क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में दे रहा है कि जब पानी में बिना बुझा हुआ चूना मिला दिया जाता है तो उससे क्या क्या निकलता है? उष्मा मुक्त हो जाती है, अथवा उष्मा अवशोषित हो जाती है, या तापमान उसका कम हो जाता है, या उष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब पानी में बिना बुझा चूना मिला दिया जाता है तो उससे काफी मात्रा में उष्मा मुक्त होती है, अर्थात खदखद खदखद की आवाज आने लगती है और वह गर्म हो जाता है, तो उष्मा उससे मुक्त होती है। विकल्प संख्या ए आपका सही होता है। 18वां क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बार बार पूछा जाता है, देखने में हल्का है लेकिन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। विकल्प दिया है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अथवा जवाहरलाल नेहरू। तो 18वां का क्वेश्चन नंबर ए सही होता है। विकल्प संख्या ए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। 19वां क्वेश्चन है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? विकल्प है शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर अथवा जहांगीर। तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था, इसलिए विकल्प संख्या ए सही हो जाता है। 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसे भारत का सबसे पहला भाषाई राज्य कहा जाता है? अर्थात वह कौन सा राज्य है जिसको भाषा के आधार पर अलग किया गया था? तो देखेंगे, विकल्प है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु अथवा केरल। तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले भाषा के आधार पर बना हुआ राज्य है, अतः विकल्प संख्या बी आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 दिया है आपके स्क्रीन पर कि आजकल संपत्ति के अधिकार की स्थिति निम्नलिखित में से क्या है? कानूनी अधिकार बन गया है, मानवाधिकार है, मौलिक अधिकार है अथवा प्राकृतिक अधिकार है। तो जान रहे हैं कि पहले 7 मूल अधिकार थे, लेकिन एक अधिकार को हटा दिया गया और कानूनी अधिकार जो है, यह जो है आजकल जो संपत्ति का अधिकार है वह कानूनी अधिकार बन करके रह गया है, अतः विकल्प संख्या ए आपका सही होता है। 22वां क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो 4 विकल्प हैं, शामली है, बलिया है, सहारनपुर है अथवा हापुड़ है। तो हापुड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, इसलिए विकल्प संख्या डी सही है। 23वां क्वेश्चन है, यदि विरामावस्था में एक बम छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाता है तो ये सभी टुकड़ों का कुल संवेग कितना होगा? तो विकल्प दे रहा है कि 0 होता है, सभी टुकड़ों के कुल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, विभिन्न टुकड़ों की चाल या गति पर निर्भर करता है, या अनंत होता है। तो 0 वाला सही हो जाएगा, अतः विकल्प संख्या ए आपका सही है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है। इसमें दे रहा है कि नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया? 4 विकल्प हैं, पुलकेशिन फर्स्ट ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य ने अथवा नंदी बर्मन ने। तो नर्मदा के तट पर हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था, इसलिए विकल्प संख्या बी सही होता है। 25वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है, 150 है, 200 है या 250 है? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है, इसलिए विकल्प संख्या ए आपका सही होता है। 26वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक थे गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, दलीप सिंह अथवा रणजीत सिंह। तो स्वतंत्र सिख राज्य के संस्थापक रणजीत सिंह थे, इसलिए विकल्प संख्या डी आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 दे रहा है
कि अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व बंदोबस्त का नौ प्रवर्तक था? राजा मानसिंह, राजा भगवान दास, राजा टोडरमल या राजा बीरबल? तो अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व बंदोबस्त के नौ प्रवर्तक राजा टोडरमल थे, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही होता है। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसके दाह संस्कार के स्थान का नाम शक्ति स्थल रखा गया है? सारे लोगों के जो संस्कार के स्थानों का नाम रखा गया है, तो बताया जा रहा है कि शक्ति स्थल किसको कहा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी अथवा राजीव गांधी के? तो इंदिरा गांधी के संस्कार स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही होता है। 29वां क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? विकल्प आपके पास दे रहा है कि मानसरोवर झील नेपाल में है, भारत में है, चीन में है अथवा भूटान में है? तो मानसरोवर झील वर्तमान में यह चीन में है, इसलिए विकल्प संख्या सी सही होता है। 30वां क्वेश्चन है कि प्रदोष दास गुप्ता ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? मूर्तिकला के क्षेत्र में, चित्रकारी के क्षेत्र में, वाद्य संगीत के क्षेत्र में अथवा हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में? तो प्रदोष दास गुप्त ने चित्रकारी के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखने जा रहे हैं आप। देखिए 32वां क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का शास्त्रीय रूप है? भांगड़ा है, भरतनाट्यम है, छाऊ है अथवा बंगला है? तो जो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम को शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही होता है। 33वां दे रहा है कि कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? हर्ष के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में अथवा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में? तो कला की गांधार शैली कनिष्क के समय में पनपी थी या इसका विकास हुआ था, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही होता है। 34वां क्वेश्चन है कि गिद्दा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य या लोकप्रिय नृत्य है? तो पंजाब का है, हरियाणा का है, उत्तर प्रदेश का है अथवा उत्तराखंड का है? तो गिद्दा पंजाब का लोक नृत्य है, इसलिए विकल्प संख्या ए आपका सही हो जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर अथवा इनमें से कोई नहीं? तो कर दो तरह के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर का मतलब जो सीधे सीधे ले लिया जाता है गवर्नमेंट के खाते में, उसको हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और यदि घुमा फिरा करके अगर उसको लिया जाता है तो उसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो आयकर इसके अंतर्गत आता है। 4 विकल्प दिया गया है, आयकर, उत्पाद कर, बिक्री कर और इनमें से कोई नहीं। तो आयकर जो है वह प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है, इसलिए विकल्प संख्या ए आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? देवनागरी, ब्रजभाषा, अवधी अथवा खड़ी बोली? तो वर्तमान में हिंदी का प्रचलित रूप एक खड़ी बोली के रूप में उभरा हुआ है, इसलिए विकल्प संख्या डी आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा निम्नलिखित में से किसने दिया? गौरी दत्त ने, प्रताप नारायण मिश्र ने,
राजा शिव प्रसाद अथवा मदन मोहन मालवीय ने। तो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान को यह नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि बघेली बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है अथवा छत्तीसगढ़ है। तो बघेली बोली का मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ है, इसलिए विकल्प संख्या डी आपका सही है। इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 39 से। 39 में आप देखेंगे कि सही अर्थयुक्त शब्द युग्म कौन सा है, उसको चुनना है। ए में दिया है अशक्त का शक्तिशाली और आसक्त का मोहित, प्रथा का रिवाज, प्रथा माने पृथ्वी, द्विज माने ब्राह्मण और द्वीप माने टापू, परिच्छद माने पोशाक और परिच्छेद माने होता है विभाग। तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है। परिच्छद माने पोशाक और परिच्छेद माने होता है विभाग, इसलिए विकल्प संख्या डी आपका सही होता है। 40वां क्वेश्चन दिया है कि लुटेरा शब्द का सही विभाजन बता दीजिए। लूट धन एराम, लूट धन एराम, लूट धन ऐरा, लूट धन एरा। तो इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा लूट धन एरा, अतः विकल्प आपका ए सही होता है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उठ पटांग में समास बताइए। बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु अथवा अव्ययीभाव समास है, कौन सा समास है बताना है। तो उठ पटांग में बहुब्रीहि समास है। आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी टेढ़ा है आपको समझ में नहीं आता है तो बहुब्रीहि लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये कठिन में आता है कि उठ पटांग में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास आपका हो जाएगा, इसलिए विकल्प संख्या ए सही होता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 42। 42 में कह रहा है कि प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। तो प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द 4 विकल्प हैं, सैनिक, सेवक, द्वारपाल अथवा नौकर। तो प्रतिहार राजाओं के समय में उनको कहा जाता था जो गेट के सामने दरवानी करते थे, तो उनको इनकी शुद्ध हो जाएगा द्वारपाल, अर्थात प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द द्वारपाल है, विकल्प संख्या सी सही होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सु से कौन कौन बने हुए हैं, तो इसमें बताना है जो नहीं बना है। स्वस्थ, स्वास्थी, स्वल्य अथवा सुलेख। तो स्वास्थ्य जो है वह सु उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही होता है। 44वां दिया है कि कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। परमाणु, चतुरानन, सदाशय, भवसागर। तो इसका विकल्प हो जाएगा बी वाला चतुरानन। चतुरानन जो है वह संख्यावाची है और शेष जो है ये परम, सदा और भव ये विशेषण हैं, इसलिए ये तीनों नहीं हो पाएंगे और ये संख्यावाची, तो यह जो है वह द्विगु समास का उदाहरण है, इसलिए कर्मधारय समास नहीं होगा ये, अतः ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 दे रहा है कि संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद होगा। समधन स्कृत, समधनकृत, संधनकृत या समधनकृत। तो संस्कृत का संधि विच्छेद समधनकृत होता है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 आपके स्क्रीन पर है। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46। 46 को देखें। 46वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नीरस, नीरज, नीरव या निरंध्र। तो
विकल्प संख्या डी में इसमें तो है, पी वाले में नीरज शब्द जो है वह कमल का पर्यायवाची है, तो इस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो विकल्प संख्या बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। अभ्यावेदन, स्वाधीन, स्वागत अथवा स्त्रोपयोगी। तो ये स्त्रोपयोगी शब्द जो है वह यण शब्द से नहीं बना हुआ है या यण संधि इसमें नहीं है, इसलिए विकल्प संख्या डी आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि मृत्यु को उन्मुख समास विग्रह हेतु उपयुक्त समासिक पद होगा। मृत्योन्मुख, मृत्योन्मुख, मृत्युन्मुख, मृतोन्मुख। तो मृत्यु को उन्मुख का समास विग्रह हेतु उपयुक्त समासिक पद मृत्योन्मुख होगा, इसलिए विकल्प संख्या ये आपका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है। अच्छी, चक्षु, दीर्घ, लोचन। लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु। इंदिवर, उत्पल, पुंडरिक, राजीव, रश्मि, अंशु, मयूरव, चैल। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है वह सारे के सारे शब्द पर्यायवाची नहीं है। रश्मि, अंशु, मयूरव तो ठीक है, लेकिन चैल के कारण यह क्या हो रहा है, यह कैंसिल हो रहा है, पर्यायवाची शब्द सभी नहीं बन रहे हैं, इसलिए विकल्प संख्या डी ही आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन है कि कन्यादान समस्त पद का एक उपयुक्त विग्रह है। कन्या को दान, कन्या के लिए दान, कन्या का दान अथवा कन्या पर दान। तो कन्यादान का मतलब होता है कन्या का दान करना, इसलिए विकल्प संख्या सी आपका सही हो जाएगा। अनुरक्त का उपयुक्त विलोम होगा रक्त, आसक्त, विरक्त अथवा प्रतिरक्त। तो अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है। अब नहीं पर ज्यादा ध्यान देंगे। अचला, अचल, अद्रि, नग। तो पर्वत का पर्यायवाची अचला नहीं है, इसलिए विकल्प संख्या ए हो जाएगा, क्योंकि अचल माने होता है पर्वत और अचला माने होती है पृथ्वी, इसलिए ए वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 दे रहा है कि अशुद्ध विलोम युग्म कौन सा है। निंद्य का स्तुत्य होगा, निषिद्ध का विहित हो जाएगा, निर्मल का अमल हो जाएगा अथवा इति का अथ हो जाएगा। तो तीन तो सही हैं, निंद्य का स्तुत्य होता है, निषिद्ध का विहित होता है, इति का अथ होता है, लेकिन निर्मल का अमल नहीं होता है, इसलिए विकल्प डी ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है आपके स्क्रीन पर, देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विज शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। द्विज माने होता है, चार विकल्प हैं, ब्राह्मण, पक्षी, दांत और दुबला। तो द्वि का मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला। तो ब्राह्मण अर्थात एक बार माता पिता से जन्म लेता है और एक बार गुरु के पास जा करके और ज्ञान अर्जित करता है, इस प्रकार से उसे द्विज कहते हैं। तो ब्राह्मण भी होता है द्विज का अर्थ। पक्षी भी दो बार जन्म लेता है, एक बार मां से वो अंडा के रूप में प्राप्त निकलता है और फिर एक बार अपने कवच से अंडे से बाहर निकलता है, इसलिए इसको भी पक्षी भी द्विज कहलाता है। दांत भी दो बार निकलते हैं, एक बार प्राथमिक दांत और एक बार द्वितीयक दांत। जब अस्थाई दांत निकलते हैं तो ये भी दांत भी द्विज के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन दुबला नहीं होता, दुबला पतला नहीं होता, इसलिए द्विज शब्द का अर्थ दुबला नहीं होता, इसलिए आपका डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रस्सी, प्रत्यंचा और विशेषता अर्थों का वाचक शब्द कौन है,
जो तीनों का अर्थ रखे, रस्सी का भी, प्रत्यंचा का भी और विशेषता का भी। तोरी होगा कि गुण होगा कि पिनाक होगा कि बलगा होगा। तो वाचक शब्द में, वाचक के रूप में गुण शब्द इसका सही होगा, क्योंकि गुण माने रस्सी होती है, गुण माने प्रत्यंचा भी होती है और गुण माने विशेषता भी होता है। अतः सारे शब्दों को अपने अंदर गुण समाहित किए हुए है, तो विकल्प संख्या बी आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, विसर्ग संधि का उदाहरण है युधिष्ठिर, निष्ठुर, भयंकर अथवा मनोजोग। तो विकल्प संख्या डी आपका सही हो जाएगा। मनः धन जोग बराबर मनोजोग होता है, तो ये विसर्ग संधि का अच्छा उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया है कि कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। बेकार, कलाकार, कुंभकार अथवा तक्षकार। तो कलाकार, बेकार और कुंभकार कार प्रत्यय से निर्मित है, लेकिन तक्षकार नहीं है, इसलिए नहीं वाला विकल्प चुनना है, तो डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि अशुद्ध वर्तनी है पुनर्वलोकन, सौंदर्य, पुनरागमन या अभयारण्य। तो इसका सही हो जाएगा पुनर्वलोकन होता नहीं, सौंदर्य, पुनरागमन और अभयारण्य। कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो डी इसका सही हो जाएगा, अभयारण्य। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द। 59 देखेंगे, मरने की इच्छा वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द है। इसमें से सबसे उचित शब्द क्या है? मुमुक्षा होगा कि मुमूर्षा होगा कि जिजीविषा होगा अथवा उत्सर्गेच्छा होगा। तो बी इसका सही हो जाएगा, मुमूर्षा। मूर्छा का मतलब होता है मरने की इच्छा रखने वाला। इस प्रकार से आपका 59 क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इसमें दिया है कि मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है। मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग किया गया है। किसमें अशुद्ध है? अशुद्ध को ही छांटना है, उसी को सही दिखाना है। कठौती का कठ धन औती होता है, बुढ़ौती का बुढ़ा धन औती होता है, कि कनौती का कान धन अवती होता है, कि बपौती का बाप धन अवती होता है। तो इसमें ये वाला अशुद्ध है। कठौती का काठ धन औती नहीं होता है, ये काष्ठ धन औती होता है, इसलिए पहला विकल्प ही अशुद्ध है। अशुद्ध को हम क्या करेंगे? सही मान लेंगे, क्योंकि अशुद्ध ही छांटना था। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ होगा। बालू से तेल निकालना, बालू से तो तेल निकलता है नहीं, तो कौन सा इसके लिए सही होगा? शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, ऐसा हो नहीं सकता। असंभव काम करना, पूर्णतः स्वस्थ होना, बहुत साधन संपन्न होना, इसका तो कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए असंभव काम करना, असंभव कार्य बालू से तो निकलेगा तेल नहीं, इसलिए ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य है राष्ट्र की उन्नति, संस्कृति, शक्ति उसकी एकता पर निर्भर है। उस पर घड़ों पानी पड़ गया, उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है, आप में आवश्यक गुणों की कमी है। तो उसे व्यर्थ सहायता देने से कोई लाभ नहीं है, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। विकल्प संख्या सी सही है। आगे देखेंगे, 63वां में कह रहा है कि शुद्ध वाक्य नहीं है। अब इसमें से शुद्ध वाक्य नहीं है अर्थात कौन सा अशुद्ध है उसे छांटना है। आगे देखेंगे 63 को। इसमें दिया है कि इनके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है। ये ऐसे ही हो तो जाती नहीं, चल जाती है, इसलिए यह क्या है? अशुद्ध है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। हमको तो ये बताना है कि शुद्ध नहीं है, तो यही उत्तर होगा। नीचे फिर देख लेते हैं विकल्प। हिंदी की शिक्षा अनिवार्य कर दी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक हो गया, हमें भोग विलास पर धन नष्ट नहीं करना चाहिए। ये तीनों सही हैं, लेकिन हमको शुद्ध वाक्य नहीं है कहना है, इसलिए इसके वेतन से केवल दाल रोटी हो जाती है, ये नहीं होकर के बल्कि क्या होना चाहिए? इनके वेतन से केवल दाल रोटी चल जाती है। विकल्प संख्या ए आपका सही हो जाएगा।
तो इसमें देखेंगे हम विकल्प संख्या ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य। इसमें बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। 64 का ए दे रहा है विकल्प कि मन मयूर चाहता है मरकट की तरह उछलते रहना। बी दे रहा है कि कृपया उत्तर देने की कृपा करें। यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं हो सकता। डी दे रहा है कि आपका यह मंत्र ग्राह्य है। तो इसमें सबसे शुद्ध जो वाक्य है वह डी होगा, आपका यह मंत्र ग्राह्य है। क्या मन मयूर चाहता है मरकट की तरह उछलते रहना, ये कार्य क्रिया की दृष्टि से इधर उधर गड़बड़ है। कृपया उत्तर देने की कृपा करें, अब कृपया भी लग गया है कृपा भी लग गया है तो कोई एक ही रहेगा, इसलिए यहां गलती हो रही है। यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझा सकना संभव नहीं है, तो यहां बोल देंगे कि इस पहेली को सुलझाना असंभव है, इसलिए ये गलती हो रही है। 65वां में देख रहे हैं आप कि पय का अर्थ क्या होता है। चमक होता है, छंद शास्त्र होता है, उत्पन्न होता है अथवा दूध होता है। तो विकल्प संख्या डी इसका सही हो जाएगा, पय का अर्थ होता है दूध। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर के 70 तक के लिए निर्देश दिए हुए हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ करके सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। गद्यांश दे रहा है कि सामान्य जीवन में जो छात्र नकल आदि करके अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें आगे चल करके पछताना पड़ता है। नकल करके भले वो पास हो जाएं, लेकिन आगे चल करके उन्हें क्या करना पड़ता है, पछताना पड़ता है, क्योंकि उनका ज्ञान अपरिपक्व बना रहता है और धोखाधड़ी कभी कभी पकड़ी भी जाती है। इसके विपरीत जो छात्र नियमित रूप से अध्ययन मनन करते हैं वे अपने श्रम एवं स्व अर्जित ज्ञान पर निर्भर रहते हैं और वे पूरे आत्मविश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं और अंततः सफल भी होते हैं। प्रथम वर्ग के छात्र बिजली की भांति क्षणिक चकाचौंध उत्पन्न करके विलीन हो जाते हैं, अर्थात जो नकल देखते हैं वे थोड़े समय तक चकाचौंध में तो आते हैं लेकिन फिर विलीन हो जाते हैं। और द्वितीय वर्ग का मतलब जो मेहनत करके पढ़ता है। तो द्वितीय वर्ग के छात्र स्नेह पूर्वक दीपक की भांति प्रकाश के अस्थायी केंद्र बने रहते हैं। चतुर व्यक्ति सदैव दीर्घकालिक लाभ पर बल देता है। जो चालाक लोग होते हैं वह तुरंत लाभ नहीं चाहते, दीर्घकालिक लाभ पर बल देते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें गहरी होती हैं और वह एक प्रकार से अस्थायी होता है। हमारे पौराणिक कथानक तथा उन पर आधारित समस्त काव्य आदर्श पात्रों को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं। आदर्श पात्र के विषय में बता रहा है कि आदर्श पात्रों को इस रूप में प्रस्तुत करते हैं कि वे अनुकूल अवसर उपस्थित होने पर भौतिक समृद्धि प्रदायक वरदान न मांग करके आध्यात्मिक विकास की याचना करें, अर्थात वे स्वार्थ की सीमाओं से ऊपर उठ करके परमार्थ की कामना करते हैं। मानव संस्कृति की प्रतिनिधि भारतीय मनीषा इसी कोटि के व्यक्तियों की परिकल्पना करती आई हैं। वे सदा यही सोचते हैं कि लोक सेवा की प्रेरणा प्रदान करने वाली वृत्ति ही दीर्घकालिक एवं अस्थायी कल्याण प्रदायिनी शक्ति बन गई सकती है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के कर्णधार यदि तत्कालिक लाभ की दृष्टि से प्रेरित होकर के ब्रिटिश शासन में कोई उच्च पद स्वीकार कर लेते तो न भारत स्वतंत्र हो पाता और न ही वे विश्व इतिहास में अमर हो पाते। तत्कालिक लाभ के फेर में व्यक्ति सही बात की उपेक्षा कर बैठता है, अर्थात वह जिस कार्य को अथवा मार्ग को ठीक समझता है उसको नहीं अपना पाता है। उसकी स्थिति महाभारत के दुर्योधन की भांति बन जाती है, जो यह अनुभव करता है कि मैं धर्म को जानता हूं
परंतु उस ओर मेरी निवृत्ति नहीं हो पाती है। आगे देखेंगे, इसी पर आधारित प्रश्न है आपका। आप देखेंगे क्वेश्चन को। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो छात्र नकल आदि करके अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें आगे चलकर पछताना पड़ता है। अब उसमें दिया हुआ था, अब क्यों पछताना पड़ता है कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, वे साक्षात्कार में भयभीत हो जाते हैं, उनका ज्ञान अपरिपक्व रहता है और धोखाधड़ी कभी न कभी पकड़ी जाती है। तो आपका उत्तर उसमें से लिखना है। उसमें न तो प्रतियोगी परीक्षाओं में फेल होने की बात थी, न आपके लेखांश में नौकरी की बात थी, न उसमें साक्षात्कार में भयभीत होने की बात थी, बल्कि उसमें जो रहेगा आपका लेखांश में उसी से उत्तर देना है। तो उसमें था कि उसका ज्ञान अपरिपक्व रहता है और धोखाधड़ी कभी न कभी पकड़ी जाती है, इसलिए विकल्प संख्या डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने मन से आप जवाब देने की कोशिश करेंगे, गलती हो जाएगा। जो उसमें लेखांश है उसी को पढ़ करके ठीक ठीक उत्तर देना है। 67वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो छात्र अपने श्रम और स्व अर्जित ज्ञान पर निर्भर होते हैं वे साक्षात्कार में भयभीत नहीं होते, तुरंत सरकारी नौकरी पा जाते हैं, वे आत्मविश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए सफल होते हैं, समाज में सम्मान पाते हैं। तो आप देखे हैं कि उसमें आया था कि वे आत्मविश्वास के साथ निरंतर आगे बढ़ते हुए सफल होते हैं, इसलिए विकल्प संख्या सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपके पास है। 68 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम वर्ग के छात्र, अर्थात जो नकल देके पास होते हैं, तो प्रथम वर्ग के छात्र बिजली की भांति क्षणिक चकाचौंध उत्पन्न करके और विलीन हो जाते हैं, अर्थात फिर बुझ जाते हैं। इसका आशय क्या है, मतलब इसका अर्थ क्या है? शरारत करके भाग जाते हैं, बिजली चमकती है फिर अंधेरा हो जाता है, तत्कालिक लाभ के बाद समाप्त हो जाते हैं, तात्कालिक क्षणिक सफलता के बाद प्रायः असफल होते हैं। तो बिल्कुल इसका सारगर्भित उत्तर विकल्प डी है कि प्रथम वर्ग के लड़के जो नकल देख करके पास हुए हैं, थोड़े समय तक तो चारों तरफ फैलता है कि फला का लड़का जो है वो अच्छा नंबर से पास हो गया है, लेकिन आगे चल करके वे असफल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 दे रहा है कि द्वितीय वर्ग के छात्र स्नेहपूर्वक या स्नेहपूर्ण दीपक की भांति प्रकाश के अस्थायी केंद्र बने रहते हैं का अर्थ है। द्वितीय वर्ग के छात्र प्रथम श्रेणी में पास होते हैं, ऐसा तो कहीं है नहीं। उन्हें घर परिवार के लोग पसंद करते हैं, ये भी कहीं नहीं लिखा है। उन्हें समाज में सम्मान मिलता है, और डी दिया है कि उनका आधार मजबूत होता है और वे दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करते हैं। तो अभी आप देखे हैं कि उसमें क्या दिया था कि वे दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करते हैं और उनका आधार मजबूत होता है, इसलिए विकल्प संख्या डी इसका सही होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपके स्क्रीन पर कि चतुर व्यक्ति वही है जो तत्कालिक लाभ पर बल देता है। दूसरा दे रहा है कि दीर्घकालिक लाभ पर बल देता है, अपने मित्रों से चालाकी करता है या दूसरों की मजबूती का लाभ उठाता है। तो आप देख रहे हैं कि तत्कालिक लाभ तो कभी भी जोर नहीं देगा, तो चतुर व्यक्ति वही है जो दीर्घकालिक लाभ पर बल देता है, इसलिए विकल्प संख्या बी इसका सही है। ये आपका 5वां भाग रहा प्रैक्टिस का, और इसमें आपके करेंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान और हिंदी के क्वेश्चन सम्मिलित हैं। इनका निरंतर आप अभ्यास करते रहिए। फिर इसके तुरंत पीछे मैथ और रीजनिंग के हल दिए जाएंगे, आपको अभ्यास करते रहिए निरंतर। देखने से ही यह याद होगा, याद करने से नहीं याद होता। बार बार देखेंगे तैयार हो जाएगा। अभी आपके पास थोड़ा समय है, लगातार निरंतर सुबह शाम लगातार चला करके काम भी करते हैं, तो उस समय भी देखते रहिए, सुनते रहिए। एक बार देख लेंगे, इसके बाद सुनते भी रहेंगे तो भी चलता रहेगा। इस तरह से आप अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में।